हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो आज का जो अपना पॉइंट है वो होगा बेटा, हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन ऐसे ही है जैसे अपन ने पढ़ा था इससे पहले क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था अपन ने, तो उसमें क्या करते थे, जब किसे कहते थे, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट था उसमें कि वो द्रव जिनका वाष्प दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पे होता है वही टेम्परेचर क्या कहलाता था, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता था। उसी तरह अब यहाँ पे उससे उल्टा चलना है और कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उससे उल्टा चलना है बस। अब इसे हिमांक में अवनमन को हिमांक में अवनमन को समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा हिमांक क्या होता है। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालो हिमांक। हिमांक हिमांक मतलब, हिमांक का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखो अगर इसका मतलब अपन समझे तो अपन आज तक जो मतलब इसका जानते आए हैं वो ये है कि हिमांक का मतलब ही होता है जमना, जम जाना, किसी भी लिक्विड का जम जाना। जैसे पानी का बर्फ में बदल जाना क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। लेकिन ये साइंस की भाषा नहीं हुई। जैसे अपन इसको लिख लो आप, इसका मतलब क्या होता है, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर कोई द्रव जम जाता है वह तापमान जिस पर कोई द्रव जम जाता है हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। ठीक बात। अब बेटा जैसे एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, शुद्ध जल है और शुद्ध जल H2O है। कितने टेम्परेचर पर जमेगा ये, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, टेम्परेचर पर बर्फ में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक बात है। तो साधारण भाषा में अगर बात करें तो हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, वह तापमान जिस पर कोई द्रव जम जाता है हिमांक कहलाता है। जैसे शुद्ध द्रव, शुद्ध H2O है, शुद्ध लिक्विड, शुद्ध जल H2O है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किस में बदलना शुरू हो जाता है, किस में हो जाता है, पानी में, ये सॉरी ठोस में बदलना शुरू हो जाता है। या 273 केल्विन भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक बात। अब ये तो हुई हमारी साधारण जानकारी, लेकिन इसको अगर अपन इसकी अच्छी जो पुरानी परिभाषा है, अगर वर्तमान की परिभाषा देखें तो उसे हमको समझना पड़ेगा। देखते हैं अपन। जैसे बेटा ये मेरे पास पात्र है, इसमें क्या भरा हुआ है, शुद्ध जल। ये शुद्ध जल भरा हुआ है मेरे पास, शुद्ध जल। इसे विलायक बोल सकता हूं मैं। अब वहां ये शुद्ध जल भरा हुआ है, पात्र बंद है, ये पूरा भरा हुआ है। अब ये समझो आप कि जब हम गर्म करते थे, क्वथनांक में उन्नयन इससे पहले पढ़े थे अपन, तो उसमें क्या करते थे, हम टेम्परेचर को उबालते थे तो उसका वाष्प दाब था वो यहाँ पे आ जाता था, यहाँ पे टक्कर मारते थे वो कण, यहाँ से ही वो वाष्प द्रव की बूंदों में बदल कर वापस गिरती थी। अब इसका उल्टा है कि जैसे बेटा ये जो द्रव है इसको अपन कुछ गर्म भी नहीं कर रहे, लेकिन जब इसको अपन ठंडा करेंगे तो यहाँ पे उससे ठंडा नहीं कर रहे हैं, इस समय ये पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो जैसे वो कण है वो टक्कर तो मार रहे हैं ना,
टक्कर तो मार रहे हैं, यानी कि उसका वाष्प दाब तो है, कुछ वाष्प दाब तो है। इसका मतलब बहुत कुछ वाष्प दाब, बहुत कम वाष्प दाब है, लेकिन कुछ वाष्प दाब अवश्य है इनके पास। वाष्प दाब आया कहाँ से कि ये जो ऊर्जा है, जल के अणु है, मॉलिक्यूल है, वो टक्कर मार रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है कि धरती का प्रत्येक कण या एटम ऐसा होता है जो कुछ न कुछ एनर्जी रखता है, जिसे वाइब्रेशनल एनर्जी बोलते हैं, वही काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका कुछ न कुछ वाष्प दाब है। अब ये जो द्रव है इसका वाष्प दाब है, इस द्रव के वाष्प दाब को यदि कोई भी ठोस का वाष्प दाब होता है उसके बराबर यदि तुम ले आओ तो वो पॉइंट हिमांक कहलाता है। जैसे इधर ही मेरे पास ये कोई ठोस है, बर्फ रखी हुई है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चल रहा है, ये बर्फ है बेटा, बर्फ बंद पात्र है, उसमें जमना शुरू हो रही है, तो इसका भी कुछ वाष्प दाब तो है, चाहे वो किसी में भी हो, लेकिन इसका अवश्य कुछ न कुछ वाष्प दाब अवश्य है, चाहे कितना ही कम हो। और वैसे ही इसका वाष्प दाब थोड़ा ज़्यादा है। अब यदि इसका वाष्प दाब इस ठोस, किसी भी ठोस पदार्थ के वाष्प दाब के बराबर ही अपन ले आए तो वही अवस्था कहलाती है हिमांक। ये लो, इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, ठंडा करता हूँ। इसका मतलब है बेटा डेल्टा माइनस, यानी कि टेम्परेचर घटा रहा हूँ मैं, ठंडा कर रहा हूँ। और ये मैंने ठंडा किया, ठंडा करते ही ये किस में बदल गया बेटा, बर्फ़ में बदल गया, ये बर्फ़ बन गई। अब बर्फ़ बनी, ये बर्फ़ पानी से क्या बना, ये पानी से क्या बना बेटा, बर्फ़ बन गई। अब बर्फ़ बनी तो इसका भी तो कुछ वाष्प दाब तो है ना, कुछ वाष्प दाब तो है। अब ये कितना टेम्परेचर पे ये द्रव इसके समान हो जाए, इसके समान हो जाए, ये द्रव धीरे 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 अपन इसको टेम्परेचर ठंडा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो ये इसके समान हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी द्रव, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उसकी द्रव अवस्था का वाष्प दाब, उस द्रव की द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो वह हिमांक कहलाता है। तो इसको मिटाकर मैं इसकी परिभाषा क्या दोगे आप, वह तापमान जिस पर द्रव वाष्प अवस्था का, द्रव की वाष्प अवस्था ठोस अवस्था की वाष्प अवस्था के बराबर हो जाए तो वही हिमांक कहलाता है। लिख देता हूँ मैं इसे उतार लो, उतारना चाहो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट परिभाषा लिख देता हूँ मैं। ये भी परिभाषा ही है, सही है, लेकिन पुरानी है बेटा। ये देखो तो नई परिभाषा क्या दूंगा मैं इसकी, या वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के, किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाए तो वह हिमांक कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ठीक बात। हिमांक में जो अवनमन है बेटा वो अपन देख लेते। हिमांक में अवनमन का मतलब क्या हुआ, हिमांक में
कमी, यही है इसका शाब्दिक अर्थ। यानी जो जमने में कमी को दिखाए वही क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। तो इसे समझ लेते हैं अपन। आओ देखो इधर रुके, ये मेरे पास पात्र है, इसमें क्या भरा है बेटा, शुद्ध द्रव विलायक, शुद्ध द्रव विलायक। मान लो जल ले लेता हूँ मैं, और ये जो पानी है ये बंद पात्र है। अब मुझे एक बात बताओ कि वहाँ पर जब उन्नयन पढ़ते थे अपन, क्वथनांक में उन्नयन, तो इसको गर्म करते थे तो जो ये जल के कण थे ये इसकी सतह पर टक्कर मारते थे और वाष्प बनकर टक्कर मारते थे और लिक्विड में कन्वर्ट होकर वापस द्रव बन जाता था। और जब बनता था वाष्प दाब, जब कब उबलता था ये, जब इसका वायुमंडलीय दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का वायुमंडलीय दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता था। यानी कि जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता था, तो उसे क्वथनांक बिंदु कहते थे अपन। यहाँ पे जो हिमांक में कमी है वो इससे उल्टी चलेगी। अब ये देखना है, मान लो मैं इसमें NaCl, नमक या ग्लूकोज या चीनी कुछ भी मिला देता हूँ, और मिलाने के बाद क्या बनेगा बेटा, विलायन बनेगा। ये विलायन लो, ये भी वही बंद पात्र है, ये विलयन बन गया, विलयन, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, हिमांक में जमाते हैं, इनको हिमांक में लाते हैं। इस टाइम ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है, जो पानी का होता है वही होता है, उसमें ये डाल दिया, ये सॉल्यूशन बन गया। दोनों को ठंडा करना पड़ेगा, जमाएंगे तो उसे हिमांक कहेंगे। मान लो मैं विलायक को ठंडा करता हूँ, और ये मान लो ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, ठोस अवस्था का वाष्प दाब, अवस्था का वाष्प दाब, वाष्प दाब नहीं बेटा, ठोस अवस्था का हिमांक। अब देखो ये पानी है, पानी को मैं कितना ठंडा करूं कि वो जम जाए। और आप पानी के बारे में सभी जानते हो कि यदि आप इस पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर तक ले आओ तो ये पानी बर्फ़ में कन्वर्ट होने लग जाएगा। यानी कि जो इसका वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। या इसे कह सकते हैं इसका जो हिमांक बिंदु है वो ठोस अवस्था के हिमांक बिंदु के आसपास आ जाता है। तो इसकी अवस्था क्या होगी बेटा, हिमांक की जो वाष्प दाब है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो करते हैं अपन, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, 0, ये जो टेम्परेचर है यहाँ का ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको मैंने ठंडा किया तो ये क्या है, इस ठोस अवस्था पे नहीं जमेगा, इसकी ठोस अवस्था यहाँ आएगी बेटा, लगभग -5 डिग्री सेंटीग्रेड माना है मैंने, से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। अब देखो बेटा, इसको मैं ठंडा कर रहा हूँ, ठंडा करने का मेरा मतलब है -डेल का मतलब ही होता है ठंडा करना, ठंडा करना, इसे -डेल ठंडा। धीरे धीरे टेम्परेचर गिरा रहा हूँ, लेकिन ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर आते ही जम जाएगा। लेकिन वो जो विलयन बना है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहीं रह गया, उस पर नहीं जमेगा, और वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड या -8, 10, 20 तक हो सकता है, वहाँ पर आकर वो जमेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चों जब ये विलय मिल जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते थे, क्वथनांक में उन्हें सरफेस को घेर लेते थे, अपन को अधिक टेम्परेचर देना पड़ रहा था। अब यह जैसे इसको डालता हूँ तो इसका वाष्प दाब बढ़ जाता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है तो इसको ठंडा करने के लिए घट जाता है, नीचे लाऊंगा तो घट जाएगा, धीरे धीरे ठंडा करना पड़ेगा मुझे। ठंडा करते ये वाष्प दाब की इस टेम्परेचर पर आकर ये जमेगा। अब एक बात सुनो, जैसे आइसक्रीम की फैक्ट्री है,
आइसक्रीम या अपन ने घर पे ही बनाई आइसक्रीम और उसमें उसका घोल अपने पास और एक पानी की बोतल है, दोनों को अपन ने फ्रीज़र में साथ में रख दिया। अब क्या करता है स्टूडेंट, जाएगा यार मैं पानी जम गया तो इसका मतलब आइसक्रीम भी जम गई होगी, मैं खा लेता हूँ। तो वो आइसक्रीम को चेक करने जाएगा, यार बर्फ़ जम गई लेकिन आइसक्रीम बनी नहीं है। आइसक्रीम भी तो सॉल्यूशन ही होता है, वो उसी को तो जमाया जाता है। अब वो देखता है जाके, यार उसके निराशा लगती है कि यार जमी नहीं, क्योंकि उसमें वे विलय के कारण, इसके कारण वो जमी नहीं बेटा। और वो इतने टेम्परेचर और दो आप उसको, वो जम जाएगा। और ये जो कमी आई है, ये और ये इसके मध्य की जो कमी है, ये कहलाती है हिमांक में अवनमन। और इस कमी को बोल देते हैं अपन डेल्टा टी एफ नॉट, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, विलायक का। और इसको बोल देते हैं अपन टी एफ, टेम्परेचर फ्रीजर किसका है, विलयन का। और जो ये अंतर आया है दोनों के मध्य का, ये इस अंतर को बोल दो आप डेल्टा टी एफ। अब ज़्यादा कौन सा आया, ज़्यादा कौन सा है बेटा, ये कमी है माइनस में है, तो ज़्यादा कौन सा रहा, यही रहा, यही ज़्यादा रहा। मतलब ये क्या आया, डेल्टा टी एफ बराबर डेल टी एफ नोट माइनस टी एफ, ये आया ये। अब इससे अपन ने देख लिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अब इसकी जो परिभाषा है वो क्या बनेगी उसे देख लो आप। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाला जो विलयन होता है उसका हिमांक शुद्ध द्रव विलायक के हिमांक से कम होता है। मतलब ये तो ज़्यादा, ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हिमांक में परिवर्तन होने लग गया, लेकिन ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिमांक में परिवर्तन नहीं हुआ, इसको तो और ठंडा करना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बेटा, इसकी जो परिभाषा होगी वो होगी, इसकी परिभाषा होगी बेटा वो होगी, डेफिनेशन लिखते हैं, जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में अवाष्पशील जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक विलय के कणों के कारण विलायक से कम हो जाता है, विलायक से कम हो जाता है। जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक विलय के कणों के कारण विलायक से कम हो जाता है। यह कमी ही
हिमांक में अवनमन कहलाती है, अवनमन कहलाती है। ठीक बात, ठीक। ये तो बात हुई, अर्थात जो समझाए उसे ही लिख रहे हैं अपन। अर्थात विलायक का हिमांक किससे दर्शाते हैं बेटा? TF से, TF नोट से। ये विलायक का हिमांक अधिक होता है विलयन के हिमांक TF। ये बात आपके समझ में आती है, विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक। अर्थात क्या हो जाता है, विलायक का हिमांक अधिक होता है और विलयन का हिमांक कम होता है, यानी कि इसके जो जमने की क्षमता होती है वो कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही शुरू हो जाता है विलायक जमना, लेकिन विलयन जमना और नेगेटिव टेम्परेचर पर जाकर जमना शुरू हो जाता है। और ये जो इसमें कमी हो गई, 0 पे नहीं जम रहा, ये कमी हो गई, इसे कह रहे हैं अपन हिमांक में अवनमन। अब बात आती है, यदि इसे मैं मोलर सांद्रता के पद में लूँ, तनु विलयन का मतलब आप जानते हो वही WB/MB नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है बेटा WA/MA। यह विलायक है, यह विलय, इसको हमने नगण्य माना था, ये बहुत पहले ही मान लिया था, तो इसको शून्य माना करो, इसलिए इसका हम रोल नहीं रखते। और इसे ही बोल देता हूँ मैं तनु विलयन, तो तनु विलयन बोलते हैं, आपके समझ में आना चाहिए। अब तनु विलयन को मैं इस हिमांक को यदि सांद्रता के पद से जोड़ूंगा तो कोई सा पद ढूंढना पड़ेगा मुझे, और वो पद जो फिट बैठता है वो मोललता ही होता है, तो इसे लिख सकते हैं अपन। और आगे लिखो बेटा, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब आप जानते हो, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। यानी कि हिमांक में अवनमन क्या होता है बेटा? डेल्टा TF, जो उनका अंतर है, विलायक और विलयन का जो अंतर है, जैसे ये ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, ये अंतर है हिमांक में अवनमन। समानुपाती किसके? मोललता के, ये मोललता या मोलेलिटी भी बोल सकते हो आप इसे, मोलेलिटी भी बोल सकते हो। ठीक। अब यदि मैं इस रिलेशन को, समानुपाती चिन्ह को हटाऊंगा बेटा, तो यहाँ कुछ न कुछ स्थिरांक लेके आऊँगा, तो ये डेल्टा TF बराबर हो गया क्या? KF स्थिरांक ले आया मैं, और ये स्मॉल m, इसको करो डिब्बे में बंद। KF क्या है? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। ठीक है, आगे चलो। हिमांक में अवनमन स्थिरांक हमने देखा। मोललता आप जानते हो, मोललता क्या होती है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलो। हिमांक में अवनमन ये था बेटा, अपने पास जो रिलेशन आया वो है डेल्टा TF बराबर KF/m। ये जो रिलेशन आया है इसको अब जोड़ लेते हैं अपन। मोललता आप जानते हो क्या होती है, m बराबर होता है विलेय का भार
बटे विलेय का अणुभार, बताया है मैंने पहले, बटा विलायक का द्रव्यमान या भार किसमें, किलोग्राम में, ये ध्यान रखना। और इसको ऐसे करते हैं अपन तो ये आ जाता है WB/mW इंटू 1/WA किलोग्राम में। इसे अपन ग्राम में चेंज करते हैं तो यह आ जाता है M बराबर WB/MB इंटू 1 इंटू, अब ये ग्राम में आ गया बेटा, इसको मैं गुणा कर लेता हूँ 1000 से, या इसको यहाँ लिख देता हूँ 1000 डायरेक्ट। ये किस में हो गई वैल्यू, ग्राम में हो गई। ठीक है, इधर रख दूँ मान, डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB बटे MB इंटू 1000 बटे WA ग्राम में। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड सूत्र, इसे करो MTR। ठीक, इसे लिख लो। डेल्टा TF क्या होता है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक, ये क्या होता है बेटा, KF होता है बेटा हिमांक अवनमन स्थिरांक। अवनमन स्थिरांक। ठीक, WB क्या है, विलेय की मात्रा ग्राम में, या विलेय का भार किसमें, ग्राम में। ये क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार किसमें, ग्राम में होता है, जिसमें भी आएगा, किस में भी आ सकता है। विलायक WA, ये क्या होगा, इसे देखो आप, ये होगा बेटा विलायक का भार किसमें, या द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। किलोग्राम में है यहाँ पे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो आप ग्राम में, ये ग्राम में कर लिया है अपन ने इसलिए ग्राम। तो ये अब किसी भी आप क्वेश्चन करोगे तो ये उससे निकाल सकते हो आप आराम से। मैं आगे तुम्हें थोड़ी सी चीज़ समझा देता हूँ, इसमें जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा होता है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे मिटाता हूँ। चलो बेटा इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ देख लो आप। देखो ग्राफ देखते हैं अपन, ग्राफ देखो आप, ये मेरे पास P है और ये कैपिटल T है, दोनों में ग्राफ खींच लेता हूँ। किसमें, विलायक और विलयन के हिमांक में मैं ग्राफ खींच रहा हूँ। मान लो ये मेरे पास पानी है, कौन सा पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर है इसका, नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी है। इस पानी का जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है। ठीक है, इसको मैं इससे हिमांक में कन्वर्ट करूंगा तो धीरे धीरे मुझे इसका टेम्परेचर और वाष्प दाब दोनों ही घटाना पड़ेगा। मैं इसको घटाता हूँ बेटा, ये मैंने घटाया, ये यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया। मान लो आप ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब यहाँ से आगे यदि मैं नेगेटिव में जाऊँगा तो सॉलिड अवस्था आएगी, यानी हिमा और बर्फ मजबूत होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और ज़्यादा टॉस बनेगा, मतलब तो हिमाकृत, इसे बोल देता हूँ मैं हिमाकृत विलायक, और इसको बोल देता हूँ विलायक, कौन सा, शुद्ध विलायक। ठीक,
अब यहाँ पे जो इसका ये टेम्परेचर आया है, ये बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी जम गया, तो इसे बोलते हैं अपन TF0, यही था वो। अब मेरे पास वी लाइन है, वी लाइन भी यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर था उसका, मान लो यहाँ वही जो सॉल्यूशन बन गया। इसको हिमाकृत करेंगे यानी इसको जमाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका हिमांक टेम्परेचर गिराना पड़ेगा और इसका धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ तक आता आता गिर गया। ये वही टेम्परेचर आ गया जो -5 -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अपन ने लिया था, ये वही टेम्परेचर है। और इसको हमने यहाँ पे टेम्परेचर नोट किया तो ये आ गया TF। और ये जो अंतर आया है बेटा, ये होता है डेल्टा TF, इसे बोल देते हैं अपन विलयन। ठीक, तो ये हमारी बात समझ में आ गई कि डेल्टा TF बराबर होता है TF0 - TF। वही ज़्यादा कौन सा है, यह है, कम कौन सा है, यह है। तो ये आपका ग्राफ कोई रटने की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, चलो तो आगे देख लेते हैं। अब बेटा इसे जोड़ते हैं अपन, वन टॉप की जो समीकरण है उससे इसे जोड़ लेते हैं, तो उसका भी एक सूत्र वो देख लेते हैं। देखो इधर अपन जो वन टॉप के अनुसार देखते हैं तो उसको KF को विलय की गुप्त ऊष्मा से निम्न प्रकार संबंधित कर सकते हैं। जो इसका जो रिलेशन है KF का, वो KF का रिलेशन यहाँ से निकल कर आता है। यह आप जानते हो में क्या होता है, विलायक का अणु भार। TF विलायक का हिमांक, R क्या है, गैस स्थिरांक, डेल्टा R की वैल्यू इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नोट करवा दी थी। डेल्टा H वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। KF की वैल्यू वो इक्वेशन में देता है। ठीक है, अब जो ये होता है जल के लिए जो अपना मान होता है वो होता है बेटा, यदि मान नहीं दे वो और जल के लिए पूछ ले हिमांक, तो जल के जो हिमांक की वैल्यू होती है वो होती है, इसे क्वेश्चन में कई बार नहीं देता, वो 1.86 केल्विन किलोग्राम। इधर आप क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाओगे, इसको लिख लो। जल के लिए जो हिमांक होता है के लिए KF की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये भी लैब से आया है, आपकी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन यदि बाई चांस कंपटीशन में पूछ ले वैल्यू नहीं दे तो ये ध्यान रख सकते हो आप इसे। तो ये बात है, मैं ये क्वेश्चन आपकी बुक का, राजस्थान बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है, उसे मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल। केवल क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है यहाँ से, तरीका वही रहेगा क्वेश्चन करने का। देखो क्या दिया है, 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेप्थेलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 पाया गया। सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात करो। गिवन बाई क्या क्या दिया गया उसे लिख लो पहले। गिवन दिया गया है विलायक का भार कितना है, एक 1000 ग्राम। ठीक, विलेय का ग्राम कितना है, विलेय का भार दिया है बेटा इसने 25.6 ग्राम। ठीक, सल्फर है, सल्फर का अणुभार कितना है, इसका मतलब वही विलेय होगा। विलेय का अणुभार कितना होता है, 32। ठीक, और क्या दिया, हिमांक में अवनमन क्या होता है, डेल्टा TF क्या दिया गया है, 0.68 केल्विन। ठीक है, और नेप्थलीन हेतु KF की वैल्यू जो स्थिरांक होता है उसकी क्या दी गई है, KF दिया है इसने 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, सूत्र आप जानते हो, सूत्र वही लगेगा, डेल्टा TF बराबर होता है KF
इंटू WB इंटू 1000 ग्राम में। नीचे दिया गया अणुभार कितना है, WMB इंटू WA। यही है, किलोग्राम में था लेकिन अब किस में आ गया, ये ग्राम में आ गया। पूछा क्या है, ये निकालना है अपन को, आराम से निकाल सकते हो। इसको इधर ले आऊँ, MB बराबर हो गया, इसको इधर ले जाऊँ, इसके नीचे KF कितना दिया गया है बेटा, MB यहाँ लेता हूँ मैं। KF कितना दिया गया है, 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इंटू WB कितना दिया गया है, भार 25.6 ग्राम इंटू 1000। नीचे चलो, वेले का अणुभार कितना होता है, 32। ठीक, WA कितना दिया गया है, 1000। वेला एक का सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये ग्राम है, ये भी ग्राम में चेंज हो गया, तो ग्राम से ग्राम क्रॉस, और सोल्व करो, सोल्व करो बेटा, सोल्व करो। डेल्टा TF की वैल्यू नहीं लिखी अपन ने इधर, ये डेल्टा TF मैंने लिख देता हूँ मैं, कितना है 0.68 केल्विन। केल्विन से ये केल्विन ख़त्म, इससे ये ख़त्म, कितना बचेगा यहाँ 10। ठीक, इससे ये ख़त्म, और क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, इसको इससे गुणा करोगे 25.6 को, तो क्या आएगी वैल्यू, आपके पास वैल्यू आएगी बेटा 256 ग्राम मोल इनवर्स बटे 32। ठीक, आगे सोल्व करो, क्या आएगा देखें, 32 ही आ जाएगा, या क्या आएगा, 8 आएगा शायद। कर लेते हैं ट्राई। 32 इंटू 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 24 और एक 25, 256, ये आ गया 8। 8 क्या आया है ये बेटा, सल्फर आई। सल्फर कितनी है, इंटू सल्फर, सल्फर से गुणा करूँगा तो किसका मान आया है, S8। ये आपका आंसर, ये पूछ रहा था वो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स।